तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपना जो चैप्टर नंबर 0 है उसका 5वां वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्रेणी विस्तार। श्रेणी विस्तार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है। अब देखिए, श्रेणी विस्तार वैसे तो हम गणित में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, परंतु फिज़िक्स में हम कुछ सन्निकट मान यूज़ करते हैं। इसलिए सन्निकट मान सीखने के लिए हमें पहले श्रेणी विस्तार पढ़ना होता है। अब श्रेणी विस्तार क्या होता है? जैसे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा या साइन एक्स, कोस एक्स, ये कौन से फलन होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। और e की पावर x, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन। इनके बारे में भी मैं आगे के जो वीडियोस होंगे उनमें आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर 0 है इसका नाम ही मैथमेटिकल टूल है। हम इन छोटी छोटी बातों को हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो देखिए, श्रेणी विस्तार यानी कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनकी जो श्रेणी होती है, श्रृंखला होती है, उसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उनका श्रेणी विस्तार क्या होता है, ये आप याद रखेंगे कि साइन थीटा। हालांकि ये श्रेणी विस्तार याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 11वीं 12वीं की फिजिक्स में यूज़ में नहीं होता है, परंतु हम जैसे कोई नीट या जेई मेन की प्रिपरेशन अगर बच्चा कोई करता है तो वहाँ पर किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है कि ये श्रेणी विस्तार आपको यूज़ में लेने पड़े। तो साइन थीटा का श्रेणी विस्तार होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन, ये जो है ये फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 आप ये जो है फैक्टोरियल 3 इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो देखो, फैक्टोरियल जैसे n फैक्टोरियल है, इसको हम अगर खोलते हैं तो क्या आता है? n इंटू n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिखेंगे? n की जगह क्या है? 5। तो 5 इंटू 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4। 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 4 जा 20, 23 इज द ओके 23 इज द 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी? 120। ठीक है ना? ओके, इसी प्रकार से फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू निकालना है 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फैक्टोरियल है, ये मैथमेटिक्स में हम यूज़ में लेते हैं। यहाँ पर इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ये मैंने ऐसे ही यहाँ पर आया तो आपको जानकारी के लिए बताया। अब देखिए बेटा, ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आपको LMS पर मिलेंगे। ठीक है, इसके नोट्स वगैरह अगर आपको देखने हैं तो हमारे LMS से जुड़ना पड़ेगा आपको, और वहाँ पर आपको ये प्रॉपर सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। तो देखिए, साइन थीटा होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पावर्स है ना वो किस में चल रही है? यहाँ पर आप फैक्टोरियल 1 मान सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 1 मान सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो पावर है वो 1 3 5 7 इस प्रकार से चल रही है, और साइन है वो माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहे हैं। तो आप याद रखने का तरीका है ये। ठीक है, ऐसे ही कोस का जो एक्सपेंशन होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो साइन है माइनस प्लस इस प्रकार से चल रहे हैं, और जो पावर है वो इवन यानी कि सम संख्या में पावर चल रही है 2 4 6 8, और यहाँ पर भी सम संख्या में 1 3 5। ठीक है ना? और फैक्टोरियल ऊपर 1 है तो फैक्टोरियल 1, 3 है तो फैक्टोरियल 3, 5 है तो फैक्टोरियल 5, 2 है तो फैक्टोरियल 2, 4 है तो फैक्टोरियल 4। ये याद रखने का केवल आपको तरीका बता रहा हूँ। टेन थीटा का एक्सपेंशन होता है थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3। यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है, थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2 थीटा 5 अपॉन 15 प्लस एंड सो ऑन। इसमें सारा कुछ क्या रहता है? प्लस रहता है। यहाँ पर ऊपर पावर्स है वो विषम संख्या में चल रही है 1 3 5 इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पर थीटा क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 थीटा 5 अपॉन 15। ये आपको याद रखना है। अब ये e टू द पावर x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ x, चरघातांकी फलन होता है ये। ठीक है ना? e की पावर x को हम एक्सपोनेंशियल ऑफ x भी लिखते हैं। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर पावर आप देख सकते हो 1 2 3 इस प्रकार से चल रही है, और यहाँ पर x टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो ये श्रेणी विस्तार है।
ठीक है, और फलन है उनके भी श्रेणी विस्तार होते हैं, लेकिन हमें जो काम आएगा हम केवल उसी की चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब आता है सन्निकट मान। सन्निकट मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन्निकट मान को इंग्लिश में कहते हैं हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये हम फिजिक्स में बहुत कई बार यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया आप हिंदी के साथ साथ में जो विषय की जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वो आप इंग्लिश में भी ध्यान रखें। तो सन्निकट मान को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ भी कहते हैं। अब यदि यहाँ पर ये जो थीटा है जो श्रेणी विस्तार में हमने पढ़ा है, अब अगर थीटा यदि क्या हो, अति अल्प हो, तो इन जो फलनों के जो मान है, त्रिकोणमितीय फलनों के जो सन्निकट मान है वो निम्न प्रकार से लिखे जा सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, आपने हमेशा देखा होगा जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब अगर 2 की क्यूब करूँगा तो 8, 3 की क्यूब करूँगा तो 27। तो आप देख सकते हो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो राशि स्क्वायर करने के बाद में जो प्राप्त होती है वो मूल राशि से बड़ी प्राप्त होती है। अगर क्यूब करते हैं तो और भी बड़ी प्राप्त होती है। अगर क्यूब से और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और भी बड़ी राशि प्राप्त होती है ना। अब आप देखो, आप 0.1 का स्क्वायर करो, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.01। 0.1 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 0.001। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर कोई भी संख्या 1 से छोटी है उसका अगर हम स्क्वायर करें या उसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाएं तो जो राशि प्राप्त होती है वो मूल राशि से छोटी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखी भाई, स्क्वायर करने पर हमेशा ही राशि बढ़ती नहीं है। अगर संख्या है वो 1 से छोटी है तो हमें स्क्वायर करने पर या उसका क्यूब करने पर और भी छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो अब देखो यहाँ पर अगर थीटा क्या है, अत्यल्प है, छोटी राशि है, तो बेटा थीटा क्यूब क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। और ऊपर से आपने उसमें फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होगा 3 × 2 कितना होगा 6 होगा। तो ऊपर से उसमें 6 से डिवाइड भी कर रहे हो तो ये और भी संख्या छोटी हो जाएगी। थीटा पहले से ही छोटा है, थीटा 5 बहुत छोटा हो जाएगा और 5 से फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर और भी छोटा हो जाएगा। सो ये उच्च घात वाली जो संख्याएं हैं, उच्च घातों को, थीटा की उच्च घातों को नगण्य मानकर हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो साइन थीटा है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि थीटा तो अल्प है लेकिन थीटा क्यूब बहुत ज़्यादा क्या हो गया, छोटा हो गया। थीटा 5 और भी ज़्यादा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो थीटा की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। चूँकि थीटा क्या है, अति अल्प है, अतः थीटा की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर हमने थीटा की उच्च घातों को नगण्य मानकर क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अब साइन थीटा का अप्रोक्सीमेट मान, ये जो निशान है, ये जो सिंबल है, ये देखो, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है ना, सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये सन्निकट मान का निशान है। तो साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, थीटा। इस प्रकार से कोस थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि थीटा छोटा है तो उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो कोस थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 हो जाएगी। टेन थीटा में थीटा अगर छोटा है तो थीटा क्यूब और ये सब नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो टेन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। ये हम फिजिक्स में बहुत बार यूज़ करते हैं। जब कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो बहुत बार हम लिखेंगे, चूंकि थीटा अल्प है अतः साइन थीटा लगभग बराबर होगा किसके, थीटा के। कोस थीटा लगभग बराबर होगा किसके, 1 के। टेन थीटा लगभग बराबर होगा किसके, थीटा के। ये हम फिजिक्स के जब डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ में आती है। तो अब आपको मैंने यहाँ पर बता दिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी प्रकार से अगर मैं चरघातांकी फलन की बात करूं तो यहाँ पर x है, यदि x का मान 1 से छोटा है तो x की उच्च घातें भी नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो अब x है, ये तो छोटा है, ठीक है ना, 1 से छोटा है, लेकिन x स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा तो उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ेंगे। उच्च घात कौन सी मानते हैं, 2, 3, 4 इनको। तो e की पावर x का, यानी कि यदि x लेस देन 1 हो तो e की पावर x का सन्निकट मान क्या होगा, e की पावर x लगभग बराबर किसके हो जाएगा, 1 + x के। तो ये चरघातांकी फलन का क्या हो गया, सन्निकट मान हो गया, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया। इस प्रकार से आप और भी अगर आपको सीरीज पता है तो वहाँ से आप और अन्य जो फलन हैं उनके भी आप सन्निकट मान जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। अब
अगला जो हमारा टॉपिक है जिसके बगैर हम फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते हैं, 11वीं की फिजिक्स में हम जैसे ही आगे हम वेग और त्वरण और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें अवकलन और समाकलन बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने होंगे, और न केवल 11th में बल्कि 12th में भी ये चीज़ फिजिक्स में काम आती है। हालांकि ये प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये पूरा मैथ के अंदर हम पढ़ते हैं। मैथ की पूरी पहले एक बुक चलती थी अवकलन की, समाकलन की अलग चलती थी बुक, लेकिन अब वो सब एक साथ ही मैथ की किताब में दिया हुआ है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो अवकलन है और समाकलन है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके बगैर हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं आगे। तो इसलिए हम अब सीखेंगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवकलन। अवकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशिएशन। तो अभी देखिए अवकलन पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले आपको मैं कुछ एक दो टर्मिनोलॉजी है वो बताता हूँ, ठीक है। तो वृद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट। वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट बोलते हैं। अब देखो बेटा कि यदि कोई चर राशि x है, चर राशि का मतलब क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका? वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब ये है बेटा जिस राशि का मान क्या हो उसके बदल सकता हो, जो वेरिएबल हो, परिवर्तनशील हो जिसका मान। तो यदि किसी चर राशि x के आंकिक मान में क्या किया जाए? परिवर्तन किया जाए। यदि किसी चर राशि के आंकिक मान में कोई क्या होता है? परिवर्तन होता है। चर राशि के आंकिक मान में परिवर्तन होता है, तो उस चर राशि के अंतिम मान, भाई उस चर राशि, ये कोई चर राशि है, इस चर राशि के मान में अगर आंकिक मान का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई परिवर्तन होता है, तो उसका जो अंतिम मान होता है और जो प्रारंभिक मान होता है उनका जो अंतर है वो उस चर राशि की क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। समझ में आई बात? यदि किसी चर राशि x के आंकिक मान में क्या की जाती है? में कोई परिवर्तन होता है, तो उसके अंतिम मान एवं प्रारंभिक मान के अंतर को उस चर राशि की क्या बोलते हैं? वृद्धि कहते हैं। ये वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और वृद्धि क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है। ये वृद्धि क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए मान लो x कोई चर राशि है, इसका मान पहले कितना था? 2.2 था, और अब 2.2 के बाद में इसका मान, अगला मान क्या हो गया? 2.200000002, ठीक है ना, ये मान हो गया। तो ये x में अल्प क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि कितनी हुई? अंतिम मान क्या है? 2.200000002, और प्रारंभिक मान क्या है? 2.2। तो इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना आएगा? 0.000000002। ये x में क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। ये चर राशि x में क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। और x में वृद्धि को प्राय किसके द्वारा लिखते हैं? डेल्टा x के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? डेल्टा x के द्वारा। यहाँ पर डेल्टा x का मतलब डेल्टा तथा x का गुणा नहीं है कि डेल्टा इंटू x नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर डेल्टा x प्रतीक है किसका? x में वृद्धि का। किसका प्रतीक है? x में वृद्धि का। अब देखो बेटा, अब हम अवकलन को ये बता सकते हैं कि किसी चर राशि के आंकिक मान में होने वाली इस अल्प वृद्धि को ही, किसी चर राशि के आंकिक मान में जो अल्प वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? उस चर राशि का क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। उस चर राशि का क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। तो ये अवकलन की परिभाषा हो गई। अभी हम इसको और सीखेंगे। अवकलन का मतलब समझ में आया आपको? कि किसी चर राशि के आंकिक मान में जो अल्प वृद्धि होती है उससे ही हम क्या कहते हैं? उस चर राशि का अवकलन कहते हैं। उस चर राशि का क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। अब हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा सीखते हैं क्या? अवकल गुणांक। अवकल गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब देखो अवकल गुणांक सीखते हैं। तो बेटा मानना y है वो x का क्या है? कोई सतत फलन है। ये y बराबर f गुणा x नहीं है। इसका मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं बेटा कि y है ना वो x का, f का मतलब क्या है? फलन है। y x का कोई क्या है? सतत फलन है। अब मान लो y बराबर आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x² दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर आपको fx का मान कितना दे दिया गया? x²।
यानी कि y बराबर fx है और उस fx का मान कितना है, x स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ पर मैं x का मान अगर 1 रखता हूँ तो y का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x का मान अगर मैं 2 लेता हूँ तो y का मान 2 का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 4। x का मान अगर मैं 3 रखता हूँ तो y का मान 3 का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 9। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पर x का मान बदलता है y का मान उसके हिसाब से बदलता है, यानी कि y है वो x के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर x को तो मैं क्या बोलूँगा, स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को मैं क्या बोलूँगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परतंत्र चर। बात आई समझ में, परतंत्र चर यानी कि x के मान में जैसे जैसे वृद्धि होगी y के मान में भी वृद्धि होगी, x में कमी होगी तो y के मान में भी कमी होगी, यानी कि y का मान है वो x पर निर्भर करता है। तो y यहाँ पर वेरिएबल तो है परंतु कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर है। समझ में आएगी बात। अब देखो बेटा, माना y है, x का कोई क्या है, सतत फलन है, ठीक है। अब यदि हम x के मान में अल्प वृद्धि कितनी कर दें, डेल्टा x में हम कितनी वृद्धि कर दें, डेल्टा x वृद्धि कर दें, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। तो x की जगह मैंने क्या कर दिया, x प्लस डेल्टा x, ठीक है ना। तो y का मान भी क्या हो जाएगा, x के मान में अगर डेल्टा x की वृद्धि की है तो y के मान में भी कितनी वृद्धि हो जाएगी, डेल्टा y। तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह क्या लिख दिया, x प्लस डेल्टा x। बात आ गई समझ में। अब मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 में से एक को घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा, क्योंकि अवकलन हमें अवकल गुणांक निकालना है या अवकलन सीखना है, तो हम 2 में से एक को घटाएंगे तो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y, LHS में से LHS घटाएंगे, RHS में से RHS घटाएंगे, बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx हो गया। y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो डेल्टा y इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx आ गया। तो ये डेल्टा y क्या आ गया, y में वृद्धि आ गई, y में क्या आ गई, वृद्धि आ गई। बात आ गई समझ में, ये केवल क्या है, ये y में वृद्धि। समीकरण 3 को क्या बोलूंगा, y में वृद्धि। जैसे x में वृद्धि डेल्टा x, वैसे y में वृद्धि क्या हो गई, डेल्टा y हो गई। अब मैं समीकरण 3 में दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दे दूं तो समीकरण 3 क्या बनेगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। अब मेरी बात सुन लो, समीकरण 3 को तो मैं बोलूंगा केवल y में वृद्धि, और समीकरण 4 को क्या बोलूंगा कि y में x के सापेक्ष वृद्धि। क्या बोलूंगा, y में x के सापेक्ष वृद्धि या y में x के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है ना। परतंत्र चर y में x के सापेक्ष क्या है, परिवर्तन बोलेंगे इसको। समझ में आया। अब देखो हमें क्या सीखना है, अवकल गुणांक सीखना है। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो बच्चों देखो, ये जो समीकरण 3 है ये y में वृद्धि को बता रही है। समीकरण 4 क्या बता रही है, y में x के सापेक्ष वृद्धि, या y में, या आप ये कह सकते हो समीकरण 3 क्या बता रही है, y में परिवर्तन या y में वृद्धि बता रही है। और समीकरण 4 क्या बता रही है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन बता रही है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, अब समीकरण 4 पर मैंने कंडीशन लगा दी कि यहाँ पर खास बात आपने यहाँ पर एक और नोट करो कि यदि मैं इस डेल्टा x का मान कम करूँ तो डेल्टा y का मान भी कम होगा, और डेल्टा x का मान कम कितना करूं कि अगर मैं डेल्टा x को किसकी ओर लेकर जाऊं, 0 की ओर, तो डेल्टा y भी क्या होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। परंतु इनका जो अनुपात है ना वो 0 की ओर अग्रसर नहीं होगा, बल्कि वो किसकी ओर अग्रसर होगा, एक नियत मान की ओर। किसकी ओर अग्रसर होगा, एक नियत मान की ओर अग्रसर होगा। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए डेल्टा x का मान 3 है, मैंने बड़ी राशि मानी है, ठीक है ना। ये बहुत ही अल्प परिवर्तन होता है, मैंने समझाने के लिए आपको, ये डेल्टा x का मान 3 है और इसके संगत मान लो डेल्टा y का मान भी मान लो 3 मान लो, ठीक है, आसानी के लिए। अब अगर मैं डेल्टा x का मान कम करूँगा, 2 कर दूंगा, तो डेल्टा y का मान भी कम हो जाएगा 2। डेल्टा x का मान 1 करूँगा तो डेल्टा y का मान भी क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ रही है बात है। अब अगर इनका अनुपात देखूं तो यहाँ पर डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना आएगा, 3/3 कितना 1। यहाँ पर भी डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना आएगा, 2/2 इक्वल टू 1।
यहाँ पर भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 1/1 कितना आएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स को अगर कम कर रहा हूँ, शून्य की ओर अग्रसर कर रहा हूँ, तो डेल्टा वाई भी शून्य की ओर अग्रसर है, परंतु इनका जो अनुपात है ना वो किसकी ओर, एक नियत मान की ओर अग्रसर है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर इनका अनुपात ले लिया, अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, ये जो अनुपात है कि लिमिट लगा दी मैंने कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि डेल्टा एक्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर है, शून्य की ओर अग्रसर है। तो इस तरफ LHS में लिमिट लगाई है तो RHS में भी लगानी पड़ेगी, RHS में भी लगा दी यहाँ पर, यानी कि डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या है, एक अत्यंत सूक्ष्म राशि है। अब ये जो है ना राशि किसको, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को, इसको क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। इस पूरे को क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखा जाता है। और यहाँ पर dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, इसको हम y का x के सापेक्ष क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक। हमारा टॉपिक क्या था, अवकल गुणांक। अवकल गुणांक या क्या कहते हैं, अवकलन। इसको क्या बोलेंगे, y का, ध्यान से देखो आप, y का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, अवकलन गुणांक या अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलन कहते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर क्या लिख दूंगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन लो बेटा कि डेल्टा y को हम क्या बोलेंगे, y में परिवर्तन या y में वृद्धि, डेल्टा y बाई डेल्टा x को क्या बोलेंगे, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, और इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x, और डेल्टा x टेंड्स टू 0 लगा दिए, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा x बहुत ही कम है, इसको क्या बोलेंगे, ताक्षणिक। ताक्षणिक का मतलब क्या है, इसी क्षण यानी कि ताक्षणिक जो वर्ड है उसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि तुरंत, अभी। तो y में x के सापेक्ष जस्ट परिवर्तन यानी कि ताक्षणिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो डेल्टा y को क्या बोलेंगे, y में परिवर्तन, डेल्टा y बाई डेल्टा x को क्या बोलेंगे, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, और इसको क्या बोलेंगे, y में x के सापेक्ष ताक्षणिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे, y में x के सापेक्ष ताक्षणिक परिवर्तन, इसी को हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। किसी चर y के आंकिक मान में किसी अन्य चर x के सापेक्ष ताक्षणिक परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, y का x के सापेक्ष क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। नॉट dy बाई डी एक्स को dy बटे डी एक्स पढ़ना गलत है, इसको dy बटे डी एक्स पढ़ना गलत है। इसे क्या पढ़ा जाता है, देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स, क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स पढ़ेंगे इसको। ऐसे ही मैं अगर ये लिख दूं, अगर ये लिखूं मैं dv बाई डी एक्स, इसको क्या बोलूंगा, v का x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक, या इसको ये बोलते हैं d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट किसका, ऑफ v, d बाई डी एक्स ऑफ v, इसको क्या बोलेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ v, या dv बाई डी एक्स, क्या बोलेंगे, dv बाई डी एक्स। इसी प्रकार से ये हो, इसको हम क्या बोलेंगे, dx बाई dt, क्या बोलेंगे, dx बाई dt, या d बाई dt किसका, यानी कि डिफरेंशिएशन t के विद रिस्पेक्ट किसका, ऑफ x, d बाई dt ऑफ x का t के सापेक्ष अवकलन, x का t के सापेक्ष अवकलन, v का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। तो समझ में आया होगा आपको। तो हम ये कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन को अगर हम इन ए ब्रॉडर सेंस हम मोटे तौर पर देखें तो डिफरेंशिएशन वास्तव में क्या है, डिफरेंशिएशन इज ए काइंड ऑफ डिफरेंस। भाई हम अंतिम मान और प्रारंभिक मान के अंतर को देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए क्या, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन वर्ड किससे बना है, किससे, डिफरेंस से। डिफरेंशिएशन किससे बना है, डिफरेंस से। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, भाई हमें कोई दो चीज़ों में डिफरेंस निकालना है, उसका मतलब क्या है,
सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव, तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज ए काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन इज ए काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन एक प्रकार का क्या है, घटाव है। डिफरेंशिएशन एक प्रकार का क्या है, घटाव है, परिवर्तन है, अंतर है, डिफरेंस है, ये हम कह सकते हैं। अब हम अवकलन के क्या पढ़ेंगे, उपयोगी सूत्र। ये हम अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे। उसमें न केवल अवकलन के उपयोगी सूत्र सीखेंगे और बल्कि अवकलन करना भी हम सीखेंगे। तो इस चैप्टर के नोट्स बेटा आपको LMS पर हमारे मिलेंगे। हालांकि ये वीडियोस हम YouTube पर अपलोड कर रहे हैं ताकि बच्चे डेमो देख सकें कि भी टीचर्स हैं वो LBS के किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। तो बाकी आपको प्रॉपर जो पढ़ाई है वो LMS के ऊपर मिलेगी। धन्यवाद।